बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ास खबरों पे कुछ तबसरा करेंगे और आज हमारे साथ रिनाउंड जर्नलिस्ट फ़याज़ वलाना साहब होंगे। हम पाकिस्तान में जो ये तब्दीली इस हवाले से आई है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है, फिर यौम तशक्कुर मनाया गया पीटीआई की जानिब से। शाहिद खाकान अब्बासी निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो है उनके नाम का ऐलान किया गया है और कुछ अमीमी मौज़ूआत जो होंगे पाकिस्तान के हवाले से उन पर उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, बहुत बड़ी खबर, एक अरसे से मामला चल रहा था पानामा केस के हवाले से और उसमें प्राइम मिनिस्टर को जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और ना सिर्फ उन पे बल्कि उनके बच्चों पर, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़ और इसहाक डार साहब और बाकी लोगों पर रेफरेंसेस के हवाले से भी कहा गया है कि नैब के रेफरेंस दायर किए जाएँ 60 दिन के अंदर और फिर 6 महीने में उनका फैसला भी किया जाए और उनकी निगरानी भी एक जो है वो जज सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि उनकी निगरानी के लिए एक जज को भी जो है वो इस हवाले से अपॉइंट किया जाए। बड़ा मामला था और उसके बाद लेकिन जो वजह बयान की गई डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62-63 की हवाले से उसकी बात की जा रही है कि उसमें बदयानती के एसेट्स जो थे उनके, जो एक कंपनी, गैर मुल्की कंपनी में जो एज एन डायरेक्टर वो मुलाजिम थे, उसकी तनख्वाह गो कि उन्होंने ली नहीं लेकिन उसको जो है उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो ये जो है वो उनसे दयानत का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया, इस बिना पर डिस्क्वालीफाई करार दिया गया। कानूनन तो ये बात दुरुस्त है लेकिन इस पर बहुत से लोगों का, मुख्तलिफ ख्याल हैं और एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है और कुछ दिन तो फौरी तौर पर जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो सबकदोश हो गए और उसके बाद एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें बहुत सी बातें की, उन्होंने लंबी तकरीर की और उसके बाद जो मॉब सियासी तौर पर बनता नज़र आया वो ऐसा लगा कि बहुत से लोग शायद इस फैसले के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं और फिर अखबारों में इस हवाले से मुख्तलिफ बातें भी होती रहीं। इसी दौरान मुकम्मल जो है वो उन पर एतमाद का इजहार किया गया नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से भी, अरकान की तरफ से भी, और फिर उसके बाद ऐलान किया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी को प्रपोज़ किया उन्होंने कि निगरां वज़ीर आज़म और जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, वो जो हैं वो कह लीजिए कि परमानेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नेक्स्ट होंगे, उसकी मंजूरी भी दे दी गई और उसके बाद फिर मरहला जो है वो कागजात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए कागजात नामजदगी वसूल भी किए गए, जमा भी आज हो गए और अपोजिशन की तरफ से पहले ये ख्याल था कि इस पर वो एक मुतफ़िका उम्मीदवार शायद ले आएँ क्योंकि पीटीआई ने शेख रशीद साहब का नाम दिया था, काफ लीग ने उसकी जो है हिमायत की थी लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसकी हिमायत नहीं की। एमक्यूएम भी शायद बज़ाहिर उन्होंने अपना उम्मीदवार भी एक उनके हैं लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के उम्मीदवार की हिमायत का दबे लफ्ज़ों में इजहार किया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब ख़ुद खुर्शीद शाह साहब का नाम भी है जो कागजात नामजदगी दिए गए हैं और उसके बाद नवीद कमर साहब का नाम भी है, किशोर जहरा साहब एमक्यूएम की तरफ से हैं, जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज़ तारिक साहब का है और शेख रशीद साहब पीटीआई की तरफ से हैं और हुकूमत की तरफ से जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है। नंबर्स गेम में देखें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए नून लीग को, बुरी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे 45 डेज़ में। NA 120 से जहाँ से नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो डिस्क्वालीफाई में नाअहल हुए हैं, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब को जो है उसमें इलेक्शन वो लड़ेंगे और उसके बाद वो जीत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन जो है उनके मुकाबले में होंगी, जो पहले भी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो था 2013 का इलेक्शन उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। 90,000 प्लस नवाज शरीफ साहब के वोट थे, 50,000 प्लस जो हैं डॉक्टर यास्मीन के वोट थे। मुकाबला बहुत तगड़ा तो नहीं था लेकिन अभी चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। हम फ़याज़ वलाना साहब से भी आज पूछें कि अपनी राय हम देते ही रहते हैं लेकिन इबहम ज़रूर है। जो कन्फ्यूजन इस मुकदमे का इस अनाउंसमेंट से पहले था वो बरकरार है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है और गो की परेशानी नून लीग को बहुत, ऑफ कोर्स उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं डिस्क्वालीफाई हो गए हैं लेकिन जो टूट फूट का ख्याल था वो फ़िलहाल नज़र नहीं आती है। इस वक्त तक नून लीग में कोई टूट फूट नज़र जो है वो नहीं आ रही है। आगे चल के मुमकिन है ऐसा हो भी, लेकिन जो नए निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए जिनका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि मुझ में रेफरेंसेस की बात हो रही है, जो जी चाहे कर लें, आई एम वेरी क्लियर। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट भी नहीं होंगे और साथ साथ ये भी मैंने जो है उनका एक बयान देखा कि जो पिछले जुमे तक पॉलिसी थी वही कंटिन्यू होंगी
यानी कि सिर्फ ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, साबिका प्राइम मिनिस्टर, वो चले गए हैं, लेकिन पॉलिसीज़ भी वही रहेंगी और शायद मशावरत भी उनसे होती रहे। और सेकेंडली लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई किया गया है, शायद वो आगे रन करना चाह भी रहे थे नवाज शरीफ साहब के नहीं। तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी जो उनके मुमकिन उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन के बाद भी नून लीग अगर जीतती है तो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। तो बड़ा शरीफ से शरीफ, और उसके बाद ये मामला वहीं तक जो है वो चलता जा रहा है। नून लीग और पीटीआई की ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ों की जंग है वो उसी तरह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी, क्योंकि एक और केस जो है पार्टी फंडिंग के हवाले से उसकी समाअत भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और इस हवाले से रिमार्क्स को लेके दोनों पार्टियां जो हैं अपने हवाले से उन पर बात करती हैं। लेकिन लोग बहुत वॉच कर रहे हैं कि अगर इस तरह से 62-63 में नाअहली हो सकती है तो फिर बहुत से लोग हैं जो इसमें आ सकते हैं। लेकिन भी देखना है कि कोर्ट इसको क्या करती है, क्योंकि आज ही गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो रिव्यू में जा रही है। अगले हफ्ते वो पिटिशन भी जो है वो दायर कर देगी, जिसके हवाले से कहा जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस कम ही होते हैं। उधर उन प्राइम मिनिस्टर, साबिका प्राइम मिनिस्टर की नाअहली के ख़िलाफ़ भी एक पिटिशन जो है वो दायर की गई है, और शायद एक पिटिशन जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी दायर की गई है कि उनके ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें जो हैं सियासी भी हैं, अदालती, सारा कुछ चल रहा है साथ साथ, और नून लीग के हक़ में रैलियाँ जो हैं वो भी मुल्क भर से जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जलसा किया पीटीआई ने, रात देर गए तक वो जलसा जारी रहा। तमाम रहनुमाओं ने उससे जो है वो खिताब किया। इमरान खान साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नए पाकिस्तान की बुनियाद वो रखती है, और वो कह रहे थे कि अब आगे ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये चलता रहेगा। और साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि जरदारी साहब के हवाले से भी कहा कि अब आपकी बारी है, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, मौलाना फजल रहमान को भी नहीं छोड़ेंगे। और उस पर ज़ाहिर है जवाबन भी कहा कि खुर्शीद शाह ने कहा कि मुश्तरका जो अपोजिशन थी उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उनके बयान जो हैं वो उसको एक समत में ले जाते हैं, और वो कहते हैं वो ख़तरनाक बयान भी हैं। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, उसके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान था जिसको उनका कहना था कि गलत कोट किया गया पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने इसकी तस्दीक भी की, उन्होंने कहा कि गलत है, और शायद वो मामला था भी ऐसा कि मिस कोट हो गया। लेकिन उस पर जो इमरान खान साहब का खासा सख्त बयान, और कुछ अल्फाज ऐसे थे जिस पे लोगों का एतराज़ भी है, और फिर जवाबन जो है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी जो थे। तो ये मामला कई सूरत हाल बन जाती है। बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी करे। तो उस वक्त जज्बात को जो है, जज्बात की रो में बाज़ औक़ात आप अल्फाज ऐसे कहते हैं, पब्लिक में जलसों में हो जाता है ऐसा। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल हर तरफ से एहतियात की जाए तो अच्छा है, वरना कल्चर ये और इस तरह बढ़ता रहा तो शायद वो फिर लोग, बहुत सी बातें इस हवाले से वैसे भी हो रही हैं, जलसों में हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज ऐसे भी निकल जाते हैं जिससे बाद में लगता है कि ना ही होता तो अच्छा था। लेकिन ये मामला जो है अभी फ़िलहाल अभी इधर भी चल रहा है, पिटिशंस भी दाखिल हो गई हैं, नैब के रेफरेंस भी दायर हो रहे हैं, और साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब जब गए हैं मरी में तो उनका इस्तकबाल लोगों ने जो है वो भी किया, उनके हक़ में भी नारे। तो ये चीज़ें सारी अभी तक, इसका मतलब ये हो कि कन्फ्यूजन वैसे ही बरकरार है और इसके ऊपर कुछ होता नज़र नहीं आता। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें सुनने को तजज़िया निगारों को मिल रही हैं कि इस हवाले से प्रेशर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से भी बात हो रही है, जजेस के हवाले से भी बात हो रही है, और नाअहली कहीं ना कहीं नून लीग के हवाले से भी बात हो रही है, और पीटीआई के हवाले से बात हो रही है कि अब वो क्या करेंगे। एक रास्ता तो नवाज शरीफ साहब तो गए, इसके बाद वो इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे, क्या इसी तरह मामला चलता रहेगा इलेक्शन तक, या क्या सूरत हाल बनेगी। क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक नवाज शरीफ साहब अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो उसका असर क्या होगा नून लीग के ऊपर, उनकी मकबूलियत है उसमें कमी आएगी, कितनी आएगी या नहीं आएगी, वो अपने आप को मजलूम साबित कर पाएंगे। और इसके साथ साथ पीटीआई को वो मोमेंटम किस तरह से बरकरार रखना होगा। और पीपल्स पार्टी यहाँ पे कहाँ खड़ी है, क्योंकि वो भी अब क्लेम करती है कि उनकी पोजीशन वाज़ेह होती जा रही है, मेन के लोगों में उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस हवाले से उनके बयानात भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत से पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीटीआई में शामिल हो गए हैं। लेकिन नून लीग की फ़िलहाल ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये अगर उनकी कारकर्दगी से हवाले से देखें तो बहुत बड़ी दरार फ़िलहाल इस वक्त तक, आज तक जो है पड़ती नज़र वो नहीं आ रही है। चलें, ये पाकिस्तान के हवाले से बात है, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे फ़याज़ वराना साहब से। अमरीकी सफारती अमले के ख़ासे सैकड़ों की तादाद में अरकान हैं, 755 अरकान को शायद जो है वो रूस छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। मास्को पर नई पाबंदियाँ अमेरिका ने लगाई थी, जिसका फौरी रद्द अमल आया है, और अमेरिका ने अब कहा है कि वो भी इसका रद्द अमल जो है वो देगा।
थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लें। ओवल टेस्ट साउथ अफ्रीका 239 रन से हार गया और 2-1 हो गया है अब इंग्लैंड का इस हवाले से सीरीज़ में। और शायद ये 3 टेस्ट की सीरीज़ ही थी, वो जीत गए होंगे इसको। भारत ने श्रीलंका को भी ख़ास से बड़े मार्जिन से जो है अब वो हराया है, श्रीलंका में हराया है। तो भारत की कारकर्दगी इस हवाले से बेहतर नज़र आती है। यहाँ पे ग्लेन मैरे जो हैं उनके मुस्तफ़ी होने के बाद प्रीमियर कैथलीन वेन ने थोड़ी सी जो है माइनर चेंजेस आई हैं काबीना में। अब इलेक्शन अगला साल जो है वो इलेक्शन का यहाँ भी आ रहा है, लिबरल का और कंजर्वेटिव का। लोग कहते हैं कि कंजर्वेटिव की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लेकिन लिबरल की जो पिछले सर्वेज आए थे उनकी मकबूलियत भी बढ़ रही है। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को इस बार ज़रूर है यहाँ ओंटारियो के प्रोविंशियल जो इलेक्शंस होंगे उनमें। और बहुत से पाकिस्तानी निजात, साउथ एशिया निजात जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा भी ले रहे हैं दोनों तरफ से, और कुछ को नॉमिनेशन जो है उनकी कंजर्वेटिव की तरफ से भी हुई है और कुछ ऑलरेडी जो हैं मौजूद हैं गवर्नमेंट में। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है इस दफ़ा देखने को मिल सकता है। तो चलिए जनाब, ये हमारी कुछ न्यूज़ थी, ख़ास खबरें, उन पर कुछ हमारा ज़ाती तबसरा था। और उसके बाद हमारे साथ होंगे रिनाउंड जर्नलिस्ट फ़याज़ विलाना साहब। उनसे हम इन मामलात में कुछ उनकी राय लेंगे, कुछ अपने सवाल उनसे करेंगे। स्टे ट्यून। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। अच्छा जनाब, जैसे ही मैंने जिक्र किया था आपसे कि फ़याज़ विलाना साहब से हम आपका जो है वो थोड़ा सा मैं तारुफ भी कराऊंगा, फिर उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 20-22 साल से ज़्यादा अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। और अगर आप देखें अभी यहाँ पे कनाडा के बारे से बात करें तो उर्दू पोस्ट के जो हैं वो चीफ एडिटर हैं। यहाँ का जो वीकली एक अखबार निकलता है। इसके अलावा एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रहा है इनका, बहुत से अखबार से ताल्लुक़ रहा है इनका। और स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या डिग्निटरीज़ होती हैं उनके साथ जब दौरे किए जाते हैं तो बहुत सा डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो हो जाता है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, उनके साथ भी टूर्स किए हैं। और बाकी भी इनका जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा एक ख़ास जो है वो नुक्ता नज़र भी है, तजर्बा भी है, अच्छी तरह से चीज़ों को जानते हैं। क्योंकि रहे कैपिटल में हैं, इस्लामाबाद में रहे हैं, तो तमाम लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रहा है। और बहुत जल्द आप इनका अपना प्रोग्राम भी हमारे टेलीविज़न चैनल पे जो है वो देख पाएंगे, ओवरसीज़ बॉक्स के नाम से, होपफुली इंशाल्लाह अगले हफ्ते में। तो ये अपने तौर पे भी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस किया करेंगे। तो आज हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि क्यों ना पहले एक तारुफ भी इनका हो जाए और इनसे हम गुफ्तगू भी कर लें। विलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया आपका विलाना साहब, एक तो हमारी टीम में शामिल होने का, वक्त देने का भी, और इस वक्त भी वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम नाज़रीन को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। फ़याज़ साहब, पहले हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में फ़ैसला आया साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है इस तनाज़र में कि अब हम जो है वो 80s और 90s की सियासत को हमें भूलना पड़ेगा। नाउ वी आर सिटिंग इन 2017। ठीक, आज दुनिया बदल चुकी है। आप देखें वही मोदी जिसको कभी अमेरिका वालों ने विजिट वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब पब्लिक का उसके साथ पब्लिक का वोट था उसके हाथ में, तो उसे रेड कार्पेट के साथ विजिट किया गया एयरपोर्ट पे अमेरिका में। ठीक, तो चीजें बदल जाती हैं, स्पेशली जब कौम खड़ी हो जाए, जब लोगों में आगाही आ जाए, शऊर आ जाए। तो अब पाकिस्तान में इस फैसले से एक लोगों में ये यकीन हो गया है कि हाँ, पाकिस्तान में भी बड़े लोगों पे हाथ डाला जा सकता है। हमें इस बात से, बीइंग जर्नलिस्ट, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस फैसले की जद में नवाज शरीफ आया है, कल इमरान खान आएगा या परसों जहांगीर खान तरीन आएगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट का काम सेंटर लाइन पे बैठ के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखना होता है। इसलिए मेरे अगर सुनने वाले को अगर किसी को कोई तकलीफ हो इस बात से कि मैं नवाज शरीफ के हवाले से कोई सख्त बात कर रहा हूँ या इमरान खान के हवाले से सख्त बात कर रहा हूँ, तो उनसे पेशगी माजरत। ये फैसला मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में बहुत मुस्बत असरात हमारे पूरी सोसाइटी पे इसके होंगे। अच्छा, मुस्बत असरात, चलिए इस हवाले से तो हो गया कि एक बड़े शख्स के बड़े ओहदे के खिलाफ फैसला आ गया, लेकिन उसी तरह से जैसे आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी फैसला, या जहांगीर तरीन साहब के, या बहुत से लोगों के पास अकामे हैं और बहुत सी और चीज़ें हैं, तो उस पर फिर सियासतदान जो है इस हवाले से तनकीद नहीं करेंगे, या जो आम लोग हैं वो ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे, तो ये फैसला पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा?
मेरे ख्याल में हम अगर ये देखें कि इस वक्त हमारे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान और सेनेट के अरकान सारे मिलाएं तो तकरीबन 11-1200 हैं। जी हाँ। अब एक तरफ 11-1200 की एक इलीट है जो हमने खुद अपने वोटों से, अपने हाथों से उन्हें इलीट का एक दर्जा देके उन्हें एक जगह पहुंचा दिया और उन्हें कहा कि आपने कानून साजी करनी है और आपने हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करनी है। हमने उन्हें एक काम, एक जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने हमें क्या दिया इन रिटर्न? उन्होंने हमें भूख दी, हमें गुर्बत दी, हमें बेरोजगारी दी, हमें और दूसरे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमारे यहाँ कोई पता नहीं किस वक्त कहाँ किसको क्या हो जाए। ठीक। उन्होंने हमें क्या दिया इन रिटर्न? लोगों ने तो दिया। तो अब ये वक्त है लोगों के पास कि चाहे किसके पास कोई अकामा है या कोई पनामा में है, ठीक है, भुगते वो, क्योंकि खुदा की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, लेकिन कब तक? ठीक है। अच्छा चलें, ये बात तो इस तरह से हो गई, लेकिन क्या अब आपकी इस बात से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो सियासतदानी है, शायद उन्हीं की वजह से सारा कुछ होता है पाकिस्तान में? बिल्कुल होता है, क्योंकि सियासतदान कौन है? सियासतदान वो हैं जो कहते हैं कि हमें हक दें कि हम हुक्मरानी करें, हम पाकिस्तान को चलाने का हमें हक दें, हम सबसे बेहतर चला सकते हैं। और फिर वो जमहूरियत की आड़ में कि जी जमहूरियत है, इसमें हर बंदे को बोलने का हक हासिल है, तो उसके चक्कर में वो करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमारे जो कर्जे हैं वो आप देख लें कहाँ पहुंच गए हैं, महंगाई की शरह कहाँ पहुंच गई है, वहाँ आप वैसे देखें अफरात दर की शरह क्या है। तो ये सारी फॉर एग्जाम्पल 1985 के बाद की सियासत है हमारे यहाँ, तो वो इनकी आंख मिचौली हम देख रहे थे ना। इसमें अगर दरमियान में 1-2 दफा कोई जर्नल आ भी गया तो वो भी इनकी किसी गलती, खामी, कोताही या किसी उसकी वजह से आया। हमने तो किसी को नहीं बुलाया, आम आदमी ने तो किसी मुशर्रफ को लेटर नहीं लिखा या घर से जाके उसे नहीं उठा के लाए। सही। अब वैसे जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जो कुर्सी पे बैठे होंगे, वैसे वो 1-2 लोग जो हैं उनका अरसा इक़्तिदार जो है वो तमाम प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बनता है। तो फिर उस वक्त भी इनकी जिम्मेदारी थी, ये पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे, बैठे हुए थे, बहन तो नहीं थे पाकिस्तान में सरगर्मियां। ठीक है, चलो ये बात है जद्दा या लंदन या सऊदी अरब या दुबई में क्यों जाके बैठ गए थे? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और चीजें बाहर क्यों बनाई हुई? सही, ठीक है। तो इनका हक है ये कौम के अंदर बैठे, लोगों के अंदर बैठे, लोगों को जो है वो बताएं कि क्या करना है हमने। अगर कोई डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ या XYZ कोई आ भी गया है तो इन्होंने सोल्यूशन निकालना है, आम आदमी ने तो नहीं निकालना। उस सारे को तो उन्होंने रोड की दाल के चक्कर में ऐसा डाला हुआ है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। सही। तो चलिए, आपका नुक्ता नज़र ये वाज़ेह हो गया कि तमाम मामला जो हैं वो सियासतदानों की ही वजह से हैं और इन्हीं को इसका हल निकालना है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंटरिम के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का परमानेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है। एक तो हमने आपका पुराना एक जो है कॉलम भी पढ़ा था जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से एयर ब्लूज PI और उस हवाले से आपने जिक्र किया हुआ था और वही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही। तो इसको थोड़ा सा इस पर आप बात कीजिएगा, आपको कैसा ये इंतखाब या चुनाव कैसा लगता है? आपके प्रोग्राम के देखने और सुनने वालों के लिए शायद ये मतलब उनके लिए बात इत्मीनान होगा कि ये खबर 1 जुलाई को मैंने ब्रेक की थी और उस वक्त पाकिस्तान भर में भी किसी जर्नलिस्ट के वहमो ख्याल में भी नहीं था सही कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर अगले हो सकते हैं। तो उसके बाद मूव हुई। शायद खाकान अब्बासी साहब का उसी कॉलम में मैंने जिक्र किया था कि उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ का अपने प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। कि अगर उनके पास इस वक्त कौमी असेंबली में 188 अरकान असेंबली हैं और उन 188 में से वो किसी को भी नामजद कर सकते थे, तो उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को ही क्यों सिलेक्ट किया इस ओहदे के लिए, जिम्मेदारी के लिए, खुसूसन इन हालात में जब उनकी पार्टी एक शदीद बहरान से गुजर रही है। पनामा के बाद अब जो है नैब में चलने हैं, इसके बाद और हदैबिया पेपर के चलना है और बहुत सारे चलने हैं। ठीक है। और इसमें जो अभी जो फैसला है उस फैसले में एक बारीक शिक बड़ी जबरदस्त इन 5 जजेस ने एक डाल दिया है। उसमें उन्होंने नैब को जब ये कहा है कि आप इनके खिलाफ रेफरेंसेस जाहिर करें, इसके दौरान एक और लाइन में लिखा हुआ है कि अगर उन रेफरेंसेस के दौरान कोई और चीज सामने आए तो उस पर भी आप रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक, सही। उन्हें ओपन इख्तियार दे दिया है कि मियां साहब ये आपके हाथ में हम दे रहे हैं, शरीफ खानदान और शरीफ फैमिली, आप इनका जो करना है आप कर लें। सही, ठीक। तो ये बहुत मुश्किल से गुजरेगी इनकी पार्टी। इस मौके पे उन्हें ऐसा बंदा चाहिए था जो डट से खड़ा हो जाए। सही। और शायद खाकान अब्बासी में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो मियां साहब देख रहे हैं उसमें, तो ये बंदा डट से खड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कागजात नामजदगी जमा कराते हुए जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा
कि जी आपके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में हाँ। एप्लीकेशन दी है कि आप LNG के केस में मतलूब हैं, या आपके खिलाफ कोई केस है। तो उसने कहा कि एक नहीं, शेख रशीद साहब को मैं कहता हूँ, एक नहीं 10 एप्लीकेशन है मेरे खिलाफ, सही, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो इस तरह डट से बात करने वाला बंदा, मियाँ साहब कोई नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड होते हैं, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे तारुल कादरी साहब हो, चाहे इमरान खान हो, इन्हें वही लोग शूट करते हैं जो डट से बिल्कुल बबांगे तहल डंके की चोट पे कहें कि हाँ हम ये कर रहे हैं और अपने लीडर के लिए कर रहे हैं। मतलब वो मकान अब्बासी साहब मेरे ख्याल में इसमें आकर पूरे उतरते हैं। बिल्कुल, और मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने आपका कॉलम पहले भी पढ़ा था जब आया था, उसके बाद फिर आजकल में भी पढ़ा है, और बिल्कुल आपने वाज़े तौर पर इसमें कहा, और जो तफसील आपने सारी बताई थी और जो मीटिंग्स की और सारी, वो उसमें वो यही लगता है कि शायद ये उनके लिए बहुत ही काबिल एतमाद है। अच्छा, इसके बाद तो अगर इतने ही काबिल एतमाद ये थे तो क्यों नहीं इनको 8-10 महीने के लिए रखने के लिए कहा गया, या अभी भी कुछ चांसेस हैं कि वो अगर ये 45 दिन की कारकर्दगी देख के मुमकिन है कि ना इलेक्शन में जाएं चीफ मिनिस्टर पंजाब? मेरे ख्याल में अभी उन्हें हल्फ उठाने दें कल। सही, इससे पहले नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन आपको इसमें कोई रुकावट भी नहीं है, अब अनाउंस हो गया, हाँ, नामजदगी जमा हो गया सारा कुछ। मेरा ख्याल ये है कि शायद अभी ये 45 डेज ही एंड तक चले जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो नेक्स्ट हैं, एक तो उन्होंने इलेक्शन के उससे प्रोसेस से गुजरना है। सही है। इलेक्शन यकीनन वो 120 जो हल्का है मियां नवाज शरीफ साहब का, वो उनका समझे कि घर का हल्का है, वो हमेशा वहां से जीतते हैं। लेकिन पहली दफा इलेक्शन कमीशन वाले एक और तजुर्बा करने लगे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। और लाहौर शहर है, लाहौर शहर में इस हल्के में ऐसा गमसान का रन पड़ना है कि डॉक्टर यासीन राशिद हैं तो बेसिकली इस्तेमाल की जाने वाली, लेकिन वो सेटल लाहौर में है बड़े अरसे से, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सदर रही हैं, जनरल सेक्रेटरी रही हैं, लाहौर की बहुत नामवर डॉक्टर हैं, PTI की पुरानी वर्कर हैं। इमरान खान का भी लाहौर में, जमान पार्क और लाहौर में इमरान खान का भी अपनी स्टे है, तो लाहौर में वैसे भी नेक टू नेक हैं PTI और मुस्लिम लीग वाले, तो मुकाबला भी सख्त होगा। ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाली मशीनें आ गई हैं। अगर आगे आई डोंट नो 2018 में इस पे करते हैं कि नहीं करते तजर्बा, वैसे एक इलेक्शन कमीशन में उससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जब हुदैबिया खुल जाएगा तो नाहल ही ना हो जाए यहाँ, और केसेस खुलेंगे, क्योंकि आज मंडे था, फर्स्ट डे था डिसीजन के बाद, तो आज इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर तो बाद में हुए, उससे पहले एक नैब में एक मीटिंग हुई चेयरमैन कमर जमान की सदारत में, जिसमें हुदैबिया पेपर के फाइलें वगैरह ये वो मंगवाई, नैब जो नए DG नैब आए हैं पंजाब के, उनके हवाले तक। और DG नैब कौन साहब हैं? ये DG नैब वही साहब हैं जो नैब की तरफ से नामजद ऑफिसर थे उस JIT में, सही, उन्हें प्रमोट करके DG नैब पंजाब लगा दिया गया है, और अब वो DG नैब के तौर पर और ओवरऑल निगरानी करेंगे इस मामले की। तो उन्होंने अपने साबका JIT की रिपोर्टिंग के दौरान अपना ट्रैक्टर शो किया है कि वो किसी दबाव में आने वाले नहीं है। ठीक है, सही। तो आज इतना जल्दी नैब ने काम शुरू कर दिया है, यकीनन इस दौरान अभी तारुल कादरी साहब का भी सुना है, वो भी 7 तारीख को, जी बिल्कुल, 7 तारीख को उनका केस जो है उसको भी दोबारा रिवाइज करने की उससे कोशिश करें, लोगों को मुतरक करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल है, रात आने वाली है, तो ये 45 डेज जो है वो पूरे मतलब 10 महीने तक मुहित हो सकते हैं, अगले अप्रैल मई तक जा सकते, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो तो मेरे ख्याल को बुराई भी नहीं है, और लोगों को एतराज़ भी कम हो जाएगा कि शरीफ खानदान में ये चीज़ रहती है, ये भी मुमकिन है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं, इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी कामयाबी है PTI की, और यकीनन एक उन्होंने कहा वो पूरा हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा जलसा भी किया, और जलसे में उन्होंने साथ ही, हालांकि अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन की बात भी हो रही थी, एक बार फिर उन्होंने जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बना दिया। तो क्या इमरान खान साहब यही समझ रहे हैं कि वो अकेले जो है वो सारा मामला कर सकते हैं, या फिर बाज़ का जज्बात में आके इस किस्म की गुफ्तगू हो जाती है? इमरान खान साहब एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से आदमी हैं, जो बात उनसे पूछी जाए, फॉर एग्जांपल उनसे पूछा गया कि वो आपको कौन से अपना जजेस ने कहा था कि आप केस ले आए, उन्होंने कहा हाँ जजेस ने मुझे कहा था। आपको उससे पहले जो मुतलका इंटरव्यूअर था अरशद शरीफ ने अभी पूछा ही नहीं कि उस जज का नाम नहीं, क्या नाम था, खुद ही बता दिया कि हाँ वो जस्टिस कोसा वो थे। जी सही। वो मौसूफ बाज़ औक़ात जो बात किसी नहीं भी पूछी जाती वो भी बता देते हैं, वो उस बंदे की सादगी है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है,
बेवकूफ़ी है, इसे जो सही। मर्जी नाम दें, ठीक। हर बंदा उसे अलग नाम देता है, सही। उनकी है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कल इन्होंने जो तकरीर कर रहे थे अपने जलसे तशक्कुर में, तो उसका एक जरा लाइटर मूड कोई कह रहा था कि इमरान खान साहब बड़ी सही तकरीर कर रहे थे, तो अचानक किसी ने उनके कान में कहा कुछ कह दी। कि जनाब सही जा रही है तकरीर, कोई ऐसी बात करे थोड़ी सी कुछ जिससे कोई तनाजा खड़ा हो। हाँ हाँ। तो उन्होंने फौरन आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात छेड़ दी। नहीं, अच्छा वहाँ वो तो आपने भी खुद ही तीन दफा, हाँ बिल्कुल सही, और लफ्ज भी अच्छा, ये तो तीन दफा उनके बारे में एक ऐसा नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किया की वजह से आज पूरे आजाद कश्मीर में लोग जो हैं वो वहाँ एक उनके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की, मुश्किल हैं लोग वहाँ जलसे जुलूस हो रहे हैं, सारा कुछ ये हो। इमरान खान ने ये लफ्ज हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गर्म लफ्ज में भी तनकीद की जा सकती है और उसे करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान है। सही। अच्छा, आपने वैसे कह दिया इज़राए तफन्नुन बात की, क्या वाकई को कान में कहे तो वो कह देते हैं बगैर सुने आगे? नहीं, मौसूफ बिल्कुल देर नहीं लगाते। मौसूफ इस मामले में माशाल्लाह उनका बड़ा कमाल है कि वो कई दफा साबित करते हैं। वो कई दफा उनसे पूछा गया कि वो आपने इस्लाम बात की तो उसका क्या सबूत है, वो कहते हैं मुझे तो किसी ने कही थी। सही, ये बात सही। हाँ, कई दफा मुझे किसी ने बताया था। चलें बहरहाल, लेकिन अब देखें अब अगले दिनों में कुछ पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में आपका अपना प्रोग्राम भी शुरू होगा और लोग ज़्यादा तफसील से जो है आपका नुक्ता नज़र और बाकी लोगों का जो आपके मेहमान होंगे उनका सुन पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। जनाब फयाज़ विलाना साहब रिनाउंड जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। बहुत जल्द इनका प्रोग्राम ओवरसीज़ बॉक्स के हवाले से टोरंटो 360 पे आप जो हैं वो देख सकेंगे। और जनाब आपको साथ साथ हम थोड़ी सी चीज़ें और भी बताते हैं कि अभी कुछ चेंजेस और भी आ रही हैं इंशाल्लाह हमारे चैनल में, कुछ और हमारे कुछ डिफरेंट चैनल से जो है वो गुफ्तगू चल रही है, उसकी डिटेल भी आपको जल्द ही हम बताएंगे। और साथ साथ कुछ नए प्रोग्राम्स भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और लेकिन आपकी हम हमेशा ही कहते हैं कुछ फीडबैक हमें मिलती तो रहती है, बहुत से दोस्त आपके फेसबुक में हमें आपके आइडियाज़ मिलते रहते हैं, ईमेल्स भी आती रहती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें अगर और भी आप देख रहे हो तो हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए। तो चलिए जनाब एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं। कुछ मुस्लिम फेस्ट के हवाले से भी बात करनी है हमने, और उस हवाले से कोशिश करेंगे अवैस साहब से या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बात करवाएं। स्टे ट्यून, कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। ऑन विद अर्शद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। यहाँ पे जब हम रहते हैं तो हमें अपने अमल के साथ, अपने किरदार के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ लोगों तक ये बात पहुँचानी होती है कि हम में और लोगों में फ़र्क क्या है। आपको पता है कि डाइवर्स कम्युनिटी है और बहुत से लोग दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की बातों को जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं। ऐसे मौक़ों पे हमारी अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचें तो इससे अच्छा और क्या होता है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं जिसमें आप जाते हैं। एक प्रोग्राम ऐसा है मुस्लिम फेस्ट के नाम से जो बहुत कामयाब है एक अरसे से, और हज़ारों की तादाद में लोग इसमें आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शोकेस होती हैं, ना सिर्फ ये कि कल्चर के हवाले से, बल्कि जो आप कह लीजिए कि प्रोग्रेसिवली इस्लाम के हवाले से बात हो रही होती है, नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, और साथ साथ सकाफ़त की बात हो रही थी। बहुत से लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, और हर चीज़ को बताने की कोशिश की जाती है और बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं। इस साल इसमें बहुत कुछ शोकेस होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होगा। अवैस इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं, आप इनका प्रोग्राम भी देखते हैं और इसके साथ साथ कम्युनिटी में आप अक्सर इन्हें बहुत एक्टिव देखते हैं, इसमें भी इन्वॉल्व हैं, एक सेगमेंट भी कर रहे हैं जो नजीम शेख साहब के हवाले से, और दूसरी डिटेल्स भी हम इनसे लेंगे, खुशामदीद कहेंगे। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और तमाम सुनने और देखने वालों को भी बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मल्टी डायरेक्शनल जो है वो पर्सनैलिटी है कि आप माशाल्लाह से हर जगह पे मौजूद भी होते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, और वो नज़र भी आ रहा होता है। ना सिर्फ ये टोरंटो 360 के हवाले से हम बात करें जो आप पर्सपेक्टिव दे रहे हैं लोगों को, माशाल्लाह डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप हमें बढ़ चढ़ कर नज़र आते हैं, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी और सोशली भी। और मैं इस पर आपको यकीनन कमेंट भी करूँगा, मुबारकबाद भी दूँगा, और उसके साथ साथ आपसे मैं मुस्लिम फेस्ट के हवाले से चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की थोड़ी सी तफसील बताइएगा,
और क्या कुछ इसमें होने जा रहा है और लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो अरशद भाई, आपने जो बातें की उनका बहुत बहुत शुक्र है। ये अल्लाह का फजल है और आप दोस्तों की मोहब्बत है। और बस अल्लाह ताला जो है वो इखलास के साथ जहाँ पे जो किरदार अदा किया जा सकता है उसका हमसे जो है वो अल्लाह ताला काम ले ले हमारे और हमारी कम्युनिटी के फायदे के मत में। तो बात करते हैं मुस्लिम फेस्ट के हवाले से, क्योंकि आज मेरी कोशिश थी कि मैं जो है वो ताहा गयूर या आरिफ जिया या तारिक सैयद में से किसी को साथ आपके पास लेकर के आता फोन पर, तो वो इस इवेंट के हवाले से बड़ी तफसील से बताते, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम फेस्ट के पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं कि जो मुस्लिम फेस्ट का इवेंट है ये इसका ये 14th ईयर है, 14वें साल में ये इवेंट है। और पिछले साल जो सिटी ऑफ मिसिसागा की रिपोर्ट थी, तकरीबन 35,000 लोग जो है वो इस इवेंट का हिस्सा बने थे। सही। तो इस साल ये इवेंट होने जा रहा है अगस्त की 4 से लेकर 6 तक, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। तो 4 तारीख जो है जुमे का दिन है अरशद भाई। तो जुमे के दिन मुस्लिम फेस्ट की जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है वो शाम 6:30 बजे है। सही। और लोग बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर से, जहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस हुआ करते हैं। वहीं पर ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है जुमे के दिन। और अगस्त की 5 और 6 तारीख को हफ्ता और इतवार का जो दिन है, ऑब्वियसली पूरे दिन मेले का समा होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है, जैसे आपने कहा कल्चरल एस्पेक्ट से, रिलीजियस एस्पेक्ट से, और मेनली मैं कहूँगा अरशद भाई जो मुसलमानों का मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेशन है, ये इवेंट जो है वो उसको बड़ी भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिस तरह से वहाँ पे मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स भी आपको स्टेज पर नजर आते हैं या अवाम में वहाँ पर नजर आते हैं, इसकी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सही। तो इसमें 2 खास चीजें जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो पहली चीज है कि पहली मर्तबा जो है वो होने जा रहा है पाकिस्तान कॉन्सुलेट के साथ मिलकर पाकिस्तान पवेलियन, पाकिस्तान कल्चरल पवेलियन का जो है वो वहाँ पे सेट डिजाइन किया गया है कि जो कि अगस्त की 5 और 6 को हमारे लोगों के लिए व्यूइंग के लिए अवेलेबल होगा। और कॉन्सुलेट भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ पे आके अपने 5 सूबों के कल्चर को एक्सपीरियंस करें, बल्कि अपने जो नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उनको खास तौर पर आप इन्वाइट करें, ताकि वो आके देखें कि पाकिस्तान की असल पहचान क्या है, पाकिस्तान में हुनरमंद किस तरह के हैं और किस तरह का जो है वो पाकिस्तान का मुख्तलिफ शहरों का, इलाकों का कल्चर है। तो ये होगा सिटी हॉल की, सिटी हॉल में होगा बिल्डिंग, तो सिटी हॉल की ग्रेट हॉल इज सिटी हॉल बिल्डिंग। तो ये आपको वहाँ सेलिब्रेशन स्क्वायर पर नहीं होगा, तो ये इनसाइड द बिल्डिंग है जो पवेलियन है। ये सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल होगा। तो मैं चाहूंगा सुनने वाले, देखने वाले इस पवेलियन का जरूर हिस्सा बने, आए और आके देखें और अपने करीब के लोगों को इन्वाइट करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बोलिए, आप कुछ पूछना? जी जी बिल्कुल ठीक, कंटिन्यू कीजिए। बस मैंने वही कह रहा था कि आगे इसके अलावा ये तो एक पवेलियन के हवाले से बात होगी। एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ वो है ट्रिब्यूट टू जुनैद जमशेद। सो ऑब्वियसली जुनैद जमशेद मरहूम का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और जुनैद जमशेद इटसेल्फ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान थे। तो मुस्लिम फेस्ट में उन्होंने कई मरतबा परफॉर्म भी किया। तो इस साल मुस्लिम फेस्ट की टीम ने भरपूर 1 घंटे के प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जिसमें जुनैद जमशेद और उनकी लाइफ और उनकी कंट्रीब्यूशन जो म्यूजिक के एस्पेक्ट से थी, कल्चरल एस्पेक्ट से थी, या जो खिदमत खल्क के एस्पेक्ट से थी, उसको जो है ट्रिब्यूट दिया जाए। उसके लिए जो है वो मेरे लिए भी फख्र की बात है कि मुस्लिम फेस्ट की टीम ने मुझसे कहा कि मैं वो सेगमेंट जो है वो होस्ट करूं उनके लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम अपने एक लेजेंड को, जिनको हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात बुलंद फरमाए, और उनको हम जरूर ट्रिब्यूट देंगे। वो प्रोग्राम होने जा रहा है संडे के दिन शाम 6 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर पर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, ज़ाहिर है इतनी अच्छी बातें आपने की हैं, बहुत से लोगों को शायद बाज़-औक़ात ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, बहुत से नौजवानों को तो बहुत पता होता है, बाज़-औक़ात लोग जो हैं नहीं जान पाते, वो जाना चाहें तो क्या प्रोसीजर है? देखिए, सबसे अहम बात ये कि मुस्लिम फेस्ट का जो इवेंट सेलिब्रेशन स्क्वायर पे है, फ्री इवेंट है। गुड। और पार्किंग फैसिलिटी की मौजूद है, अतराफ में भी पार्किंग मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 20, 25, $50 खर्च करने। फ्री इवेंट है। जुम्मे की शाम में ओपनिंग सेरेमनी से लेके तो संडे की शाम तक आप जो है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आए। बच्चों के वहाँ पे जंपिंग कैसल्स और खाने पीने के बेताशा इंतजाम, मतलब आप स्टेज भी इंजॉय करेंगे, आप ग्राउंड भी इंजॉय करेंगे, और अगर आप बिल्डिंग्स के अंदर जाके वर्कशॉप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान पवेलियन को जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इट्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन। मतलब कंप्लीटली फैमिली एक्टिविटी है, मतलब हर चीज़ है और इसमें कोई कॉस्ट नहीं, कोई टिकट नहीं है। बिल्कुल ऐसे। राइट। और इसकी वेबसाइट पे जाके भी तमाम डिटेल ले सकते हैं लोग, ताकि उसमें तो पूरा प्रोग्राम होता है, तीनों दिन में क्या कुछ हो रहा होगा। जी बिल्कुल, तो उसके लिए विजिट करें मुस्लिम फेस्ट MUSLIM मुस्लिम फेस्ट FEST muslimfest.com पर आप चले जाएं तो आपको जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स मैं बताना
जी। और मसूद कर्टिस है, इस तरह बेतहाशा बहुत सारे जो है वो यंग जनरेशन के पसंदीदा सिंगर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड वहाँ पे आ रहे हैं। तो वो भी लाइनअप बड़ी शानदार है, देखने वाली है। और मैं चाहूंगा कि बच्चे बड़े हर एज के लोग आके इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, विश यू वेरी गुड लक। यकीनन आप बहुत अच्छा प्रोग्राम वो कंडक्ट करेंगे, हमें इल्म है, और हम ये भी चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और इस प्रोग्राम को देखें, एंजॉय करें, लर्न करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सीखने को देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप जब कहीं बाहर जाते हैं, हम यहाँ कनाडा की बात करें, पूरी दुनिया में मुसलमानों के वाले से कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से चेंज तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मुख्तलिफ वाक़यात सुनने को देखने को मिलते हैं। वो इसी तरह से मुमकिन है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, डिबेट्स मिलेंगी, सेमिनार्स होंगे, फिल्म्स होंगी, चीज़ें मिलेंगी। अब ख़वातीन के हवाले से बहुत सी बातें होती हैं, हिजाब के हवाले से बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, सुनते हैं। तो चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए। आपको अपनी इक़दार का पता होना चाहिए, अपने रिलीजन का पता होना चाहिए। अपनी चीज़ों को अगर आप जानते होंगे तो बेहतर तौर पर जो है इसको आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे। सीखने में कोई बुराई नहीं होती। मैं इसका कंटेंट जो है इसके साथ नहीं जोड़ रहा, मुस्लिम फेस्ट के साथ आम ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो उसको पूछ लेने में, सीख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ औक़ात हम हेजिटेट कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दफ़ा का पूछना आपको 100 दफ़ा की परेशानी से, एम्बैरसमेंट से बचा सकता है। ज़िंदगी सीखने के लिए है। इंसान जो है वो शुरू से लेके आखिर तक सीखता है, तो कभी भी इस पे शर्मिंदा, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता है लेकिन उसको पूछने में कोई हर्ज नहीं है, छोटे से पूछने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप नए किसी जगह पे जाते हैं, आपको नहीं किसी चीज़ का पता, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन कर देती हैं। गूगल सबसे बड़ी आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव मशीनरी, डिक्शनरी है। लेकिन फिर भी इंटरेक्शन के साथ, किसी के साथ पूछ के चीज़ों को हल करने में कोई बुराई नहीं है और इसमें कभी भी पशेमानी नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, अच्छाई की तरफ ले जाएंगे और सच्चाई की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है। तो चलिए जनाब, यही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात अब थर्सडे को होगी रात 10 बजे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।